वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज़ में यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 2 क्या है? दूसरा चैप्टर है आपका मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक, ये आपका टॉपिक है। अब हमारे पास मापन से आप भली भांति परिचित होंगे व्यवहारिक रूप में, मात्रक से भी थोड़ा बहुत परिचित होंगे। इसके लिए अब सबसे पहले जो बात है वो हम बात ये करेंगे कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, मापन की क्या बिना मापन के हमारा काम नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें मापन की आवश्यकता को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता देखिए, अब मापन की आवश्यकता की अगर बात की जाए तो हम एक एग्जाम्पल लेके उसके सहारे इसको समझेंगे कि मापन की आवश्यकता हमें कैसे है, क्यों है, और अगर मापन ना हो तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम आपके लिए दो चीज़ें लेते हैं। एक वस्तु हमने ले ली ए और दूसरी वस्तु ले ली बी। हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, ए और बी। अब मान लीजिए दोनों वस्तुएं क्या हैं? दोनों क्या हैं? गर्म हैं। दोनों वस्तुएं गर्म हैं, ए और बी दोनों। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कितना गर्म है कि ये कितना गर्म है। तो आप क्या करोगे? पता करने के लिए आप इसे टच करोगे, एक बार इसको टच करोगे, एक बार इसको टच करोगे। अब छोटा सा एग्जाम्पल में हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि इसका तापमान कम है इसकी अपेक्षा, या फिर ये बोलोगे इसका तापमान अधिक है, कम है, और इसका तापमान अधिक है। आप ये बोलोगे, आप ये बोल दिए। अब मान लीजिए हम इसको क्या ले लेते हैं, इसका 10 है और इसका हम ले लेते हैं 10.1 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा। अब बताइए, क्या आप एकदम से बता पाएंगे कि ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है टच करके? आप ये कभी नहीं बता पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है कि ये वाला। इन सारी समस्याओं के लिए, या फिर दूसरी चीज़ क्या है, आप जो है तो सिर्फ इसमें अभी क्या बता पा रहे हो, जब हमने इसको 15 माना तो आपने क्या बताया, 15 डिग्री सेल्सियस माना, तो आपने क्या बोला कि ये ज़्यादा है ये कम है। हमने मान लिया ये ज़्यादा है ये कम है, सही बात है। लेकिन क्या आप बिना मापे इसे बता सकते थे कि ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 15 डिग्री सेल्सियस है? आप कभी नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि सिर्फ आप क्या बता रहे हो कि ज़्यादा है कि कम है, उसका वास्तविक मान आपको नहीं पता है। तो इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। तो अगर हम एक शब्द में बात करें, एक लाइन में बात करें, सरल शब्दों में, तो हम क्या कह सकते हैं कि मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? किसी वस्तु का या फिर किसी राशि का, आप बोल दीजिए किसी राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मापन की हमें आवश्यकता क्यों है। हम मापन की आवश्यकता इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब तक आप मापन की आवश्यकता नहीं समझेंगे तब तक आप मापन को पढ़ने के लिए मापन को समझ नहीं पाएंगे। अब मापन की आवश्यकता अगर ना होती तो हम मापन को ना पढ़ें, लेकिन हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि मापन की आवश्यकता हमें है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, मापन को पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं मापन के लिए, मापन की आवश्यकता आपको समझ में आ गया होगा। अब मापन देखते हैं कि मापन क्या है। मापन क्या है? तो मापन की जब हम बात करेंगे, मापन की, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, मापन, मापन की। छोटा सा शब्द है। अब मापन में आपको जो सबसे जरूरी है वो क्या याद रखना है, मापन का मतलब
आप यहाँ पे एक शब्द याद रखिए, तुलना करना। तुलना करना मापन का मतलब क्या हुआ? तुलना करना। कैसे तुलना करना? आप ये बोल सकते हैं किसी राशि का या फिर कोई दी गई राशि का एक निश्चित ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। कैसे? परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं? दी गई राशि का नियत ज्ञात राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? आपका मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। मापन क्या है? दी गई राशि का नियत ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। किस राशि से? ये नियत राशि है, नियत ज्ञात राशि। और आपका यह जो नियत ज्ञात राशि है, आप कैसे, एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे दी गई राशि का ज्ञात नियत राशि से तुलना करना। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 किलोग्राम वजन की कोई वस्तु है या कोई राशि है, तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि 10 किलोग्राम लिखा गया है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि आपकी जो राशि है उसकी तुलना किससे की गई है? मान लीजिए ये आपकी वस्तु है, राशि है, इसकी तुलना किससे की गई है? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किलोग्राम से इसकी तुलना की गई है। तभी तो आया कि ये जो है 10 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम से इसको तुलना की गई और क्या पाया गया कि किलोग्राम का ये 10 गुना है। कितना है? किलोग्राम का 10 गुना है। कौन है? आपकी दी हुई राशि। आपकी दी हुई राशि कितनी है? किलोग्राम का 10 गुना। तो किलोग्राम का 10 गुना आपने तुलना किया, तो ये चीज़ क्या हो गई? मापन कहला गई। अब इसमें चाहे आप 10 किलोग्राम लिखिए, चाहे आप 20 किलोग्राम लिखिए, किसी चीज़ का मान लीजिए वजन है 30 किलोग्राम, किसी चीज़ का वजन हो सकता है 50 भी हो सकता है, हर चीज़ का अलग अलग हो सकता है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, वो आपको ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो रहा है आपको? कि ये तो अलग अलग हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि किलोग्राम सब में सेम है। तो ये क्या हुआ? ये आपकी नियत ज्ञात राशि हुई। क्या हुई? नियत ज्ञात राशि। क्योंकि नियत है, सब में समान है, इसका मतलब नियत। नियत का मतलब स्थिर है, निश्चित है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? नियत जो ज्ञात राशि होती है उसी को बोला जाता है आपका मात्रक। क्या बोला जाता है? मात्रक। ये आपका जो नियत ज्ञात राशि होती है वही आपका मात्रक होता है, और उस नियत राशि से तुलना करना आपका मापन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मापन एवं मात्रक समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपका मात्रक है ना, नियत ज्ञात राशि जो आपका मात्रक है, उसके गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम मात्रक बना लेंगे, किसी भी ज्ञात राशि को हम मात्रक बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञात राशि का मात्रक का क्या है? गुण है। अब हम एक एक करके इसके गुण की बात कर लेते हैं कि मात्रक के आपके क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहली चीज़ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि जो आपका मात्रक है, नियत ज्ञात राशि है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो मात्रक आप बना रहे हो उसका जो मान एक जगह है वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे माना जाए। नहीं तो इसका परिणाम यह होगा कि आप उसे मात्रक में कुछ और माप के देंगे और दूसरी जगह वो कुछ और हो जाएगा। इसलिए मात्रक आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि ये जो आपका मात्रक है, मात्रक पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
अब ये क्या है, अब जो आपका मात्रक है ना, उसमें आप चाहे कहीं भी मापो, किसी भी स्थान पे मापो, किसी भी समय मापो। अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अब आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो क्या आप समय और स्थान देख के खरीदते हैं कि हमको ये वस्तु इस दुकान से इतने बजे खरीदना है? ऐसा तो नहीं होता। जब आपका मन हुआ, जिस दुकान से मन हुआ, तब आप जाके खरीद लेते हैं, तो आपको चीज़ें वही मिलती हैं उतनी ही मात्रा में। तो इसलिए मात्रक ऐसा होना चाहिए जिस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको समय देख के जाना पड़ेगा, और जो कि उचित नहीं है। इसके बाद तीसरी बात हम करते हैं कि ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। अब ये चीज़ क्या है, और यदि पड़ता है, यदि पड़ता है तो उसका निश्चित मान ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात हो। देखिए अब ये क्या है कि मात्रक जो है आपका, उस पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि चाहे आप कुछ भी वहाँ का तापमान हो, चाहे दाब कुछ भी हो, उस पर तो पहली बात कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। हम ऐसा कोशिश करेंगे ऐसा मात्रक बनाने की, लेकिन यदि संभव नहीं होता ऐसा बनाना, तो यदि पड़ता ही है तो उसका निश्चित मान हमें ज्ञात होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि आप दाब बढ़ाते हैं, 1 पास्कल का आप दाब बढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ है, अगर पड़ता है तो नहीं, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज़ हम बात करेंगे, मात्रक की एक और विशेषता होनी है। वो विशेषता ये है कि उसी राशि के अन्य मात्रक में आसानी से बदला जा सके। अब ये क्या है, जो आपका मात्रक है ना, मात्रक जिस चीज का हो, उसी राशि के अन्य मात्रक में आसानी से बदला जा सके। एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, लंबाई का मात्रक आपका मीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, और लंबाई का मात्रक और क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है, और क्या होता है, किलोमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप मीटर को आसानी से सेंटीमीटर में बदल सको, सेंटीमीटर को आसानी से किलोमीटर में, मीटर में बदल सको। तो ये चीज होती है कि उसी राशि के मात्रक है ना तीनों, तो अन्य मात्रक में आसानी से बदला जा सके। ये होता है इसकी विशेषताएं। और एक और विशेषता है इसकी, एक और विशेषता की बात कर लेते हैं। एक अगली जो विशेषता है वो है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। अब ये क्या है, आपका जो मात्रक है ना वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। अब हम बात यहाँ किसकी कर रहे थे, मापन की बात किए, मात्रक की बात किए, मात्रक की विशेषताओं की बात कर लिए। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि हम मापन तो कर रहे हैं, तो किस चीज़ का हम मापन कर रहे हैं, किसका मापन करेंगे, वो जानना तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि मापन हम किसका कर रहे हैं, मापन हम करेंगे किसका, तो हम कह सकते हैं कि मापन हम किसका करेंगे, मापन हम करेंगे भौतिक राशियों का, भौतिक राशियों का। किसका मापन करते हैं? भौतिक राशियों का। अब यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही कि जिसका मापन किया जा सके वो क्या है, जिसका मापन किया जा सके वो भौतिक राशियां हैं, और भौतिक राशियां क्या हैं, जिनका मापन किया जा सके। ठीक है, तो भौतिक राशियों की अगर बात करें हम, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं।
कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ये हो गई। अब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी राशियां जो दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती व्यक्त करने के लिए मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की या मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे मूल और व्युत्पन्न की। तो क्या करें, पहले हम मूल राशि की बात करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है मूल राशियां कितनी होती हैं? एसआई पद्धति में मूल राशियां 7 हैं। या फिर हम मूल राशियों की बात कर रहे हैं तो मूल राशियां क्या है? जैसे मान लीजिए आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, और क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, और क्या है? ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी मूल राशियां हैं। अब देखिए, यहां से अगर ध्यान से देखिए, क्या आप लंबाई का जो है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो क्या आप लंबाई को इसमें से किसी में से व्यक्त कर सकते हैं? क्या आप लंबाई को द्रव्यमान से व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। क्या आप लंबाई को समय से, ताप से, विद्युत धारा से, किसी से नहीं व्यक्त कर सकते। अर्थात इन राशियों को किसी अन्य राशियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह हुआ किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मूल राशियां। अब हम व्युत्पन्न राशियों की अगर बात करें तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, क्षेत्रफल है आपका। क्षेत्रफल क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लीजिए ये एरिया है आपका, निकालना है आपको क्षेत्रफल, तो ये लंबाई मान लें, ये चौड़ाई मान लें, या फिर हमारा मन है तो हम इसे चौड़ाई मानेंगे, इसे लंबाई मानेंगे, दोनों चीज हो सकती है। तो तात्पर्य इसका ये हुआ कि दोनों है तो लंबाई ही, तो हम इसे क्या लंबाई इंटू लंबाई नहीं लिख सकते? अब लंबाई इंटू लंबाई लिखेंगे तो ये निकल के आएगा कि आप देख रहे हैं कि इसका मान व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई की आवश्यकता हो रही। लंबाई क्या है? एक मूल राशि है, तो ये इस पर निर्भर है। जब ये क्षेत्रफल इस पर निर्भर है, मूल राशि पर, तो इसीलिए हम इसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो ये हो गई मापन एवं मात्रक की बातें, मात्रक की विशेषताएं और मूल एवं व्युत्पन्न राशियां। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ।